नमस्कार। जम्मू दूरदर्शन के समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं चुनाव को लेकर जो आजकल सरगर्मियां चल रही है। जम्मू कश्मीर में सभी वोटर भी बहुत उत्साहित हैं और राजनीतिक दल भी बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 वर्ष के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सभी की कोशिश है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। परंतु कुछ एक वर्ग है जिनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो कश्मीरी विस्थापित लोग यहाँ पे जम्मू में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या उधमपुर में रहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि वो भी अपने मत का अधिकार कर सकें, उसका प्रयोग कर सकें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी साहब। आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत स्वागत। बहुत जल्दी इलेक्शन हो रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे कुछ महीने पहले और उसके इमीडिएटली बाद अब यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और ये विशेष इस वजह से कि 10 वर्ष के बाद यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और सभी लोग उत्साहित हैं, राजनीतिक दल भी बहुत उत्साहित हैं, वोटर भी उत्साहित हैं। लेकिन जो विस्थापित वर्ग यहाँ पे, जो कश्मीर से विस्थापित होकर यहाँ पे आए हैं, कुछ उधमपुर में, कुछ देश के दूसरे भागों में हैं, उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में ये संभव हो पाया कि एक एम फॉर्म की बड़ी एक कम्बरसम सी प्रक्रिया थी, बड़ी कठिन प्रक्रिया थी, वो आपके समय में ये समाप्त हुई है और अब सीधे जाके जो विस्थापित वर्ग है अपने अपने बूथ पे जाके वहाँ पे वोट डाल सकते हैं। थैंक यू। कितने बूथ आपने बनाए हैं और कहाँ हैं और कैसे उनको वोटर को वहाँ पे जाके वोट डालना है? जैसे आपने कहा कि 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं और इसको लेके एक उत्साह भी है। और जहाँ तक विस्थापित वर्ग का सवाल है, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो लोग 1 अप्रैल 1989 के बाद कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए, उनके लिए विशेष इंतज़ामात करता है इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन में जी। और इस बार भी जब इलेक्शन अनाउंस हुआ, असेंबली इलेक्शन अनाउंस हुआ, तो उसके फ़ौरन बाद 22 अगस्त को जो है एक स्कीम आई। उस स्कीम के हिसाब से जो एक विस्थापित है उसके पास दोनों ऑप्शन है। वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन में भी वोट अपना डाल सकता है और वो अपना वोट जो है पोस्टल बैलेट के ज़रिए भी कर सकता है। ये एक विशेष परिस्थिति है, जैसे आपने बताया कि एक जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंसी है एक वोटर की, उसके बाहर उसको विशेष परिस्थितियों के कारण अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर वोट करना पड़ता है। तो इसके लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो है इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर स्पेशल पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए हैं जम्मू में। 19 पोलिंग स्टेशन हमने जम्मू में एस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें मेनली हमारे जो माइग्रेंट कैंप्स है, जगती, मुट्ठी, नगरोटा, पुरखू, नॉन कैंप एरियाज, जहाँ पे हमारे जोन्स हैं। तो हर जोन को जो है पोलिंग स्टेशन के साथ लिंक किया गया है और ये ध्यान रखा गया है कि हर जोन का कम से कम एक पोलिंग स्टेशन हो और जो विस्थापित वहाँ पर रहते हैं उस एरिया में उनको नज़दीक पोलिंग स्टेशन मिले, उनको उस बारे में सुविधा मिले। दूसरा ऑप्शन है पोस्टल बैलेट के ज़रिए, ये भी सभी विस्थापितों के लिए अवेलेबल है। 19 हमारे पोलिंग स्टेशन हो गए जम्मू के, हमारा उधमपुर में भी स्पेशल पोलिंग स्टेशन है, वहाँ के जो विस्थापित वर्ग वहाँ रह रहा है, और दिल्ली में हमारे 4 स्पेशल पोलिंग स्टेशन हैं। जैसे आपने कहा कि जो एम फॉर्म है उसको ख़त्म किया गया है, जम्मू और उधमपुर के लिए जो है स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो है जोन के साथ लिंक किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर एम फॉर्म ख़त्म हुआ है, कोई एम फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए अनिवार्य है एम फॉर्म भरना। लेकिन एम फॉर्म को सिंपलीफाई किया गया पहले के प्रोसेस से। तो उसमें यह है कि एम फॉर्म जो है एक जो विस्थापित है उसको एम फॉर्म सिंपली सेल्फ अटेस्ट किसी गेस्टेड ऑफिसर से बिल्कुल इस बार विस्थापित की सुविधा के लिए सेल्फ अटेस्टेशन का ये किया है। और ये जो
एम फॉर्म है या फॉर्म 12C है पोस्टल बैलेट के लिए जी। तो ये तो एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी है, हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे है, COJN के उस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे जितने भी जोन्स हैं, कैंप्स हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है। हमारे AROs जो है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, जम्मू में ARO माइग्रेंट जम्मू हैं जो रिलीफ कमिश्नर दफ्तर में बैठते हैं। उसके अलावा उधमपुर में जो है असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत है वो वहाँ पे ARO उधमपुर के लिए है। और दिल्ली में हमारे 2 ARO माइग्रेंट्स हैं, एक डिप्टी सेक्रेटरी है जो रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस में बैठते हैं और दूसरे हमारे डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एंड मार्केटिंग जो शालीमार गार्डन में बैठते हैं अपने दफ्तर में। तो तमाम जो है कोशिशें हैं कि एक विस्थापित जो है उसको इस सुविधाएं मिले आसानी से, दोनों ऑप्शन, एक पोस्टल बैलेट का भी और स्पेशल पोलिंग स्टेशन का भी। जो विस्थापित है जैसे दिल्ली में, तो उसको उस कार्यालय में जाके वहाँ से फॉर्म लेना है, वहाँ भरना है और वहाँ पे जमा कराना है, ऐसा है? ये जो एम फॉर्म है जैसे मैंने कहा वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, हमारे वहाँ दिल्ली में जो BLO है उनके पास भी अवेलेबल है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि रिसेंटली बिफोर इलेक्शंस हमने स्पेशल समरी रिवीजन किया जिसमें अभी हमने ये फॉर्म्स बांटे हैं और वहाँ पे जो नए वोटर्स है फॉर्म 6 जिन्होंने भरा फॉर्म या फॉर्म 7 डिलीशन वाला या फॉर्म 8 करेक्शन वाला, तो ये स्पेशल समरी रिवीजन हमारा 1.5 महीने लगभग चलता रहा सभी जगह, जिसमें हमने दिल्ली से बाहर भी कुछ कैंप्स किए ताकि वहाँ जो कश्मीरी विस्थापित है उन तक हम ये संदेश पहुँचाए उनको, जहाँ इस प्रोसेस के साथ हम जोड़ सकें। जी, जो पोस्टल बैलेट है वहाँ पे क्या करना है? जैसे एक बम्बई में आदमी रहता है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कश्मीर की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर है, उसका वोट बना हुआ है, अब वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करना चाहता है। मैं इसलिए विस्तार से जानना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम सभी लोग देखेंगे और उनको पूरी तरह से पता लग जाए कि हमें वोट डालने के लिए करना क्या है। जैसे बॉम्बे में एक आदमी है, उसको वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर है, तो उसे कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है उसको? जो वैली की 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जी, जो कश्मीरी विस्थापित इन 47 कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसके पास दोनों ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा कि वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन में भी वोट डाल सकता है और वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए भी वोट डाल सकता है। स्पेसिफाइड एंड नोटिफाइड वोटर्स का ऑप्शन, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब जो दिल्ली से बाहर है जनरली उनकी प्रेफरेंस रहती है पोस्टल बैलेट, उनके पास भी दोनों ऑप्शन है। वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है दिल्ली से बाहर मोस्टली जो है वो पोस्टल बैलेट का ये इस्तेमाल करते हैं। पोस्टल बैलेट के लिए जो है एक तो ऑफलाइन सिस्टम है ही है कि फॉर्म 12C वो भेज सकते हैं। इसमें ARO माइग्रेंट जम्मू जो है उनको नोडल अफसर बनाया। अच्छा, उनको भेजना है? हाँ बिल्कुल, वो अपने ARO को भेज सकते हैं। जैसे दिल्ली में कोई विस्थापित है तो वो अपने ARO माइग्रेंट जो वहाँ पे हैं या उधमपुर में हैं ARO उनको भेज सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आएगा ये ARO माइग्रेंट जम्मू के पास। तो जब वो फॉर्म फिल करके आएगा ARO माइग्रेंट जम्मू के पास तो वो पोस्टल बैलेट भेजेंगे। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन ऑप्शन जी। इसमें 28 अगस्त को गाइडलाइंस आई इलेक्शन कमीशन की, तो उसके हिसाब से जो एक विस्थापित कश्मीरी विस्थापित जो है, जैसे आपने मुंबई में कहा, पुणे में, कहीं भी, वो वहाँ के जो ERO है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, उनके जरिए भी महाराष्ट्र सरकार के, बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार के जो जहाँ भी वो रहते हैं, मान लीजिए मुंबई में, पुणे में, कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी जगह देश के किसी भी कोने में, तो वहाँ पे उनको एक तो ये ऑप्शन है कि वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म 12C या एम फॉर्म जी। फिर वो अपना फॉर्म जैसे उन्होंने फिल किया तो उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिलीफ कमीशन ऑफिस से इशू हुआ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट वो, और तीसरा जो उनका करंट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है जहाँ वो भी रह रहे हैं, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स वो ERO ऑफिस में ले जाएंगे। तो वहाँ जो ERO नेट की जो फैसिलिटी है, अप्रोच वहाँ ERO के पास है, तो वो तीनों डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करेंगे और जो फॉर्म 12C है वो चला जाएगा ERO माइग्रेंट जम्मू जो पोस्टल इसके इंचार्ज, तो नोडल ऑफिसर हैं वो इसके, हाँ जो इसके नोडल ऑफिसर है जी। और जो अगर तो एम फॉर्म का यूज़ करना चाहते हैं जम्मू उधमपुर से बाहर,
तो वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो उन्होंने चूज़ किया होगा, जो एरो माइग्रेंट, क्योंकि वहाँ स्क्रॉल डाउन में उनके पास ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा पोलिंग स्टेशन चूज़ कर रहे हो। दिल्ली में वोट करना चाहते हो स्पेशल पोलिंग स्टेशन में, तो वहाँ भी हमारे जैसे 4 पोलिंग स्टेशन है जी। तो वहाँ पे किस पोलिंग स्टेशन पर वोट करना चाहते हैं तो वो अपलोड, वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ एआरओ उनकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएंगे, उसमें रसीद जनरेट हो जाएगी। तो ये ऑनलाइन सुविधा भी है जी। और वो वोट कैसे करेंगे? उनको वोट उनको पोस्टल बैलेट, जैसे मैंने कहा कि अगर पोस्टल बैलेट का है तो पोस्टल बैलेट एआरओ माइग्रेंट जम्मू जो है उनको पोस्टल बैलेट भेज देंगे। अच्छा। तो वहाँ से वो पोस्टल बैलेट जो है अटेस्ट करवा के तो वापस रिटर्निंग ऑफिसर, सीधा रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा, वो आगे फॉरवर्ड करेगा। और इसमें जो डाक का खर्चा है, टिकट वगैरह का खर्चा है, वो कोई खर्चा नहीं, मुफ्त है, वो सरकार बेयर कर रही है इसको। मगर इसमें ये ज़रूरी है जानना कि ये सारी प्रक्रिया जो एक्चुअल चुनाव होता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे काफ़ी पहले करनी पड़ेगी, है ना? उससे पहले देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा, यहाँ पे एम्फेसाइज करूँगा कि जैसे जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन है जम्मू और उधमपुर के लिए जी। जैसे 22 अगस्त को स्कीम आई तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट रोल, क्योंकि यहाँ एम फॉर्म ख़त्म किया गया है जम्मू और उधमपुर के लिए, यहाँ ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल जो है वो हमने पब्लिश किया। हाँ, ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल मेन इलेक्टोरल रोल जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो विस्थापित कश्मीरी विस्थापित है उनका जो वहाँ पे जो पार्ट है वो उसमें आता है, उनके नाम वगैरह उसमें आते हैं। तो हर पोलिंग स्टेशन पे एक ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल जो है बनाया हमने, और 26 अगस्त को जो है इसको पब्लिक डोमेन में, इसमें न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी, वेबसाइट पर भी है, हर जगह अवेलेबल है। हमारे BLOs के पास, जोनल अफसर्स के पास, हमारे एआरओ माइग्रेंट के पास, लीव कमिश्नर दफ्तर के पास ये है। और हमने ये कहा कि अगर किसी का नाम बाई चांस उसका नाम नहीं है उसमें, या जो पोलिंग स्टेशन हमने ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट में उनको दिया है जी, वो उनको सूटेबल नहीं है, वो दूसरा पोलिंग स्टेशन चूज़ करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी है। या फिर अगर वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालना चाहते हैं तो वो उसमें इंडिकेट कर सकते हैं उस फॉर्म में। या फिर अगर वो कश्मीर में, अगर जहाँ से वो बेसिकली है, जो उनका ओरिजिनल पोलिंग स्टेशन है, तो वो इंडिकेट कर सकते हैं मैं वहाँ पर वोट करना चाहता हूँ, ताकि हम जो फाइनल एक्सट्रैक्ट रोल करें तो उसमें हम ये फिर इंडिकेट करें, जो वैली के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको फिर हम वो कॉपी दें, ताकि वो मार्क्ड कॉपी बने और पता चले उनको कि ये लोग जो है ये जम्मू में वोट डाल रहे हैं उस मेल इलेक्टोरल में से, और जो बाकी है कोई पोस्टल बैलेट के ज़रिए कर रहा है, कोई वहाँ पर कर रहा है, तो ताकि उसमें डुप्लीकेशन ना हो, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, और विस्थापित कश्मीरी विस्थापित जो है उसको भी सुविधा हो जी। अच्छा, एक और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे नौजवान कश्मीर में अलग अलग जगहों पे PM पैकेज में नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। क्या वो अपने ओरिजिनल पोलिंग बूथ, जैसे श्रीनगर में किसी की जॉब है और वो है माइग्रेंट है, मगर वो चाहता है कि मैं अपने ओरिजिनल पोलिंग बूथ में जाके वोट करूं, तो क्या वो कर सकता है? वही मैं गुजारिश कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि 1 अप्रैल 1989 के जो वहाँ की परिस्थितियाँ हुई कश्मीर घाटी में, विस्थापित हो गए लोग, उनकी सुविधा के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक तो ये है कि वहाँ का जो इलेक्टोरल रोल है, मेन इलेक्टोरल रोल में हर विस्थापित का नाम रखा, और दूसरा उनके डिसेंडेंट्स का भी, उनका भी मेन इलेक्टोरल रोल में नाम है। तो जो 1 अप्रैल 1989 के बाद डिस्प्लेस हो गए लोग, तो उनके पास ये ऑप्शन है, वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए भी वोट कर सकते हैं, वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन पर भी वोट कर सकते हैं, और जो उनकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी है कश्मीर में वहाँ भी वोट कर सकते हैं। तो जैसे आपने PM पैकेज एम्प्लॉयज़ का स्पेशली पूछा, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हर कश्मीरी विस्थापित के पास दोनों ऑप्शन है, स्पेशल पोलिंग स्टेशन में वोट डालने की भी और पोस्टल बैलेट की भी, तो ये सुविधा PM पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। और रिसेंटली जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो इसमें 3 दिन स्पेशल कैजुअल लीव मिली PM पैकेज एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो यहाँ पे आए, ताकि वो जम्मू में, अगर वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन जम्मू में वोट डालना चाहते हैं, उधमपुर में वोट डालना चाहते हैं या कहीं भी, तो वो वहाँ पे वोट डाल सकते हैं। इसके लिए 3 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव उनको मिली है। क्या वो सुविधा अब इसमें असेंबली इलेक्शन उम्मीद है कि इसमें भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो स्पेशल पोलिंग बूथ्स आपने बनाए हैं जम्मू में, उधमपुर में, कश्मीर में, बहुत सारी आप सुविधाएं जो वोटरों के लिए वहाँ पे रखते हैं, उनका आपने, अभी मैं कहीं खबरों में पढ़ रहा था कि आपने उसका जायज़ा लिया कि क्या क्या सुविधाएं होती हैं वो?
देखिए, जो बेसिक सुविधा है, मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज़ जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत है हर पोलिंग स्टेशन पर होनी चाहिए, वो कश्मीरी विस्थापित जो उनके लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनते हैं वहाँ भी वही सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। जैसे परमानेंट रैंप है, व्हील चेयर की सुविधा है, वहाँ पे पानी की सुविधा है, या स्पेस, सफिशेंट स्पेस है, वहाँ पे बिजली है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें हम चेक करते हैं। और इसमें रिसेंटली जैसे आपने कहा कि मैंने पोलिंग स्टेशन विज़िट किए, सभी वहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस दी ऑन स्पॉट, क्योंकि यहाँ जैसे रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर 3 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, लेकिन यहाँ पे हमारे एक जैसे 18 सितंबर को फर्स्ट फेज़ है, तो 16 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है साउथ कश्मीर की पोलिंग में जा रही है। तो हमें जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर इस हिसाब से फैसिलिटी बनानी है कि 16 टीम्स को हम वहाँ पे स्पेस दे सके, 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए हम वहाँ पर ये कर सकें। इसी तरह से नेक्स्ट फेज़ है 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज है 25 सितंबर को सेंट्रल कश्मीर का, और फिर 1 अक्टूबर को नॉर्थ कश्मीर का 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज का है। तो एक तो वहाँ पर सफिशेंट स्पेस चाहिए ताकि जो एक इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत होती है मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, जो एक टिपिकल पोलिंग स्टेशन का जो सेटअप होता है वो वहाँ पर हो, और दूसरा जो वोटर की फैसिलिटेशन हो। तो ये सारी सुविधाओं का हमने जायज़ा लिया, और जहाँ जहाँ कोई कमी पेशी है उसको हम ठीक कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर वोटर को जो है वो फैसिलिटी मिल जाए वहाँ पे जो जिसका वो हकदार है। अच्छा, जो इलेक्शंस होते हैं, जैसे पिछली पार्लियामेंट इलेक्शन का आपको अनुभव है, क्योंकि आप उस वक्त भी आप ही रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर थे, कितना पोलिंग आपको लगता है कि जैसे कितनी पोलिंग परसेंटेज थी पार्लियामेंट इलेक्शन में विस्थापित जो कम्युनिटी है उनमें? पहले चूंकि उस वक्त एमफॉर्म के टाइम पे बहुत, चूंकि उसमें काफ़ी परेशानियां थी, वो फॉर्म भरना है फिर देना है, तो इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा पोलिंग परसेंटेज कम होता है उसमें। लेकिन अब आप उम्मीद करते हैं कि इस बार सुविधा बेहतर होगी? बिल्कुल। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन की आपने बात की, इसमें लगभग 40% जो है पोलिंग हुई जी, और एम फॉर्म को लेकर एक बड़ी डिमांड थी कि एम फॉर्म ख़त्म किया जाए, और अब इस इलेक्शन में जो जम्मू और उधमपुर के लिए जो एम फॉर्म ख़त्म किया गया है, सिंपली अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल हमने पब्लिक डोमेन में डाला है उसमें अगर किसी का नाम नहीं है या पोलिंग स्टेशन चेंज करना चाहता है, या वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालना चाहता है, या कश्मीर में वोट डालना चाहता है, तो वो ज़रूर वहाँ इंडिकेट करें। इसमें जो बूथ लेवल ऑफिसर है हमारे वहाँ पे, जो जोनल अफसर हैं, उनके नंबर भी हमने सर्कुलेट किए हैं मीडिया में, और अपने जोन में, अपने एरिया में वो अवेलेबल है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें हमने कंट्रोल रूम के भी नंबर दे रखे हैं कि अगर कोई फैसिलिटेशन की ज़रूरत हो तो वहाँ भी वो दे सकते हैं। तो इस बार जो है हमने काफ़ी कोशिश की है कि वोटर्स को सुविधा हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। एक जो राजनीतिक दल हैं वो तो अपना अपना प्रचार करेंगे ही, मतलब जो विस्थापित कम्युनिटी है उनमें भी जाके अपना प्रचार करेंगे, भाई आप हमें वोट डालो। क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसी पहल होती है कि आप वोटरों को ये जोर डालें कि आप अपने मत का अधिकार जो है उसका प्रयोग करें? आप ज़रूर इस लोकतंत्र के, वो कहते हैं ना, उर्दू में एक मिसरा है, वो कहते हैं घर यहाँ नहीं तो यहाँ से निकाले हुए तो हैं, मगर हमारे पास एक अधिकार है अभी भी एक वोटर के, एक मतदाता के रूप में, कि हम जहाँ के हम रहने वाले हैं वहाँ के इलेक्शन में हम अपनी भागीदारी कर सकें। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जो 1 अप्रैल 1989 के बाद जो विस्थापित हुए हैं जी, उनका एक इमोशनल कनेक्ट है वैली के साथ, जी। और इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है उनका जो हक है वहाँ के बाशिंदे होने का, उसको मद्देनज़र रख के ही हर इलेक्शन में स्कीम आती है। उनका नाम जो है वहाँ के इलेक्टोरल रोल में है, और उनके आगे जो बच्चे होते हैं, जो आगे जनरेशन, उनका नाम भी वहाँ इलेक्टोरल रोल में होता है। एक इमोशनल कनेक्ट है। तो दूसरी बात आपने ये कही कि मैं ये कहूँगा कि वोटर को जागरूक करने के लिए हमारे प्रयास रहते हैं, वो अलग अलग माध्यम से हम प्रयास करते हैं। जैसे ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे होंगे उनको भी कई चीज़ें पता चली होगी। उसके अलावा हमारे कंट्रोल रूम अवेलेबल है, हम जोन्स में हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, और हमने आउटरीच प्रोग्राम्स किए। हमने जम्मू के बाहर भी, दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी
कई सिटीज़ में हम गए जहाँ पे साइजेबल पॉपुलेशन, जैसे मुंबई में, पुणे में जी, तो वहाँ पे हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को इसके बारे में। फिर उसके अलावा जो लोकल लेवल है, जो हमारे यहाँ पर माइग्रेंट कैंप्स, वहाँ भी हम अलग अलग नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए, कोई रैलीज़ के ज़रिए, या वहाँ जो स्कूल्स हैं वहाँ पे कुछ कंपटीशन करा के, कोई इवेंट्स करा के हम लोगों तक पहुँचते हैं। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि एक एजुकेटेड कम्युनिटी है जी जी और एक डिग्निफाइड कम्युनिटी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने आप में जागरूक हैं। फिर भी हमारे बहुत प्रयास रहते हैं कि हर वोटर तक हम पहुँचे और हर वोटर से हम संपर्क बनाएं, ताकि जो एक डेमोक्रेटिक राइट है वो अपना एक्सरसाइज करे, जो उसका हक है, और जो एक एज अ रेस्पॉन्सिबल वोटर एंड प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी बनती है, एक मॉरल राइट भी बनता है वोट करने का, वो उसको हम थोड़ा जागरूक करते हैं। अच्छा, आपके पास जो रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी आपके विस्थापित माइग्रेंट रजिस्टर्ड हैं आपके कार्यालय में, उनमें कुछ मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं। क्या यही सुविधाएं उनके लिए भी हैं? जो कश्मीरी विस्थापित है उनके लिए सुविधा है, ये बेसिकली कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्कीम आती है जी। जो सिख हैं और मुस्लिम भी यहाँ पे कुछ बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, जो भी कश्मीरी माइग्रेंट हैं उसके लिए सुविधा रहती है, उन सभी के लिए सुविधा है। अब जो इलेक्शन का जो दिन है, जैसे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डे है इलेक्शन का, ये सारी कार्रवाई जो है कितने दिन पहले वो शुरू करेंगे? जो बाहर जो पोस्टल बैलेट से वोट करना चाहते हैं, या जो जिनको एम फॉर्म वगैरह भरना है दिल्ली से बाहर, कितने दिन पहले वो ये कार्रवाई शुरू करें, ताकि उस दिन जिस दिन वोटिंग हो उस दिन उनका वोट काउंट हो सके? ये प्रोसेस जो है ऑलरेडी शुरू हो गया है। जैसे मैंने कहा कि ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल हमने 26 तारीख को ये किया है, और उसमें जैसे क्लेम्स ऑब्जेक्शंस हैं हम फाइनल करेंगे, तो स्पेशल पोलिंग स्टेशन के लिए जो वोटर लिस्ट, उसी पर इलेक्शन होगा। उसके अलावा आपने बताया जैसे पोस्टल बैलेट का, तो वहाँ पे पोस्टल बैलेट का कि जो पोलिंग डे से 10 दिन पहले तक वो प्रोसेस रहना चाहिए। 10 दिन पहले उनको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे उन्होंने वो फॉर्म देना है, ताकि पॉइंट ये है कि काउंटिंग से पहले जो है पोस्टल बैलेट है वो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुँचे। तो इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि टाइमली हम ये प्रोसेस करें, ताकि पोस्टल बैलेट या एम फॉर्म है वो टाइमली हो, ताकि वेल बिफोर द पोलिंग डे ताकि एम फॉर्म की फाइनलाइजेशन हो। जैसे दिल्ली में वहाँ पे एम फॉर्म की आवश्यकता है, यहाँ पे पोस्टल बैलेट का है, तो जो ARO माइग्रेंट जम्मू है तो इनके पास वो टाइमली पहुँचना चाहिए, सो दैट वो आगे जो है वो पोस्टल बैलेट भेज देंगे, और पोस्टल बैलेट जो है काउंटिंग से पहले वहाँ पे कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुँचे। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो शायद बॉम्बे में हो, पुणे में हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट होगा, तो उनको ये कहा जाए कि जिस दिन आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग डे है उस दिन से कम 10-15 दिन पहले ही आप कार्रवाई करें। मेरी यही गुजारिश होगी कि लास्ट मोमेंट तक वेट ना करें, ताकि टाइमली उनका वोट पहुंचे। इस बार वैसे पोस्टल अथॉरिटीज़ को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रायोरिटी पर ये पहुंचेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने कहा कोई स्टैम्पेज वगैरह कुछ नहीं लगानी है। लेकिन मैं फिर भी ये यहाँ पे अपील करूँगा सभी जो हमारे नोटिफाइड वोटर्स हैं जो पोस्टल बैलेट के ज़रिए ये वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि टाइमली इस प्रोसेस को कर लें, ताकि हमारे जो ARO माइग्रेंट्स आपको टाइमली पोस्टल बैलेट भेज सके, और आपका जो है वोट, बिल्कुल हर वोट इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे स्टूडियोज़ में पधारे, आपने बहुत विशेष बातें जो इलेक्शन के सिलसिले में सभी को जानना ज़रूरी है, जितने भी यहाँ पे विस्थापित कम्युनिटी है, चाहे वो जम्मू में है, उधमपुर में है, दिल्ली में है, या देश के अलग अलग हिस्सों में है, उनको ये बातें जानना ज़रूरी है ताकि वो अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकें। और आप बहुत प्रोएक्टिव अधिकारी रहे हैं पिछले 6 महीने में, सभी ने देखा है। तो हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से आपने लोकसभा के चुनाव बड़े अच्छी तरह से कंडक्ट किए, उसी तरह ये चुनाव भी, असेंबली के चुनाव भी उसी स्मूथली वो कंडक्ट हों, और हम अपने मत का, जितने भी विस्थापित लोग हैं वो सभी अपने मत का प्रयोग करें,
पिछली बार जो परसेंटेज 45 थी, हम आशा करते हैं कि वो परसेंटेज बढ़ के कम से कम 70-80 के करीब पहुँचे, ताकि उनका वोट भी काउंट हो सके। आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, और इसी के साथ हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।